सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 12वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज का विषय हम लोग जो है आरोह में कविता जो है उस पर चर्चा करेंगे। कविता का शीर्षक है पतंग, जिसके कवि हैं आलोक धनवा। कौन है कवि? आलोक धनवा। कविता का शीर्षक क्या है? पतंग। तो सबसे पहले किसी भी कविता को पढ़ने से पूर्व, उसके शीर्षक के जानने से पूर्व कवि के बारे में जानना जरूरी है कि आलोक धनवा कौन थे, उन्होंने किस वातावरण में, किस पृष्ठभूमि में इस कविता की रचना की थी। तो आलोक धनवा के संदर्भ में मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दे रहा हूं कि इनका जन्म 1948 ईस्वी में मुंगेर यानी बिहार जिले में हुआ था। यानी बिहार जो हमारा राज्य है वहां पर हुआ था उनका, मुंगेर जिले में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्ध। उसके बाद अगली रचना थी दुनिया रोज बनती है। यह उनका एकमात्र संग्रह था। इनको जो सम्मान मिले थे उसमें था राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। इन्होंने दो पंक्तियां आरंभ में ही लिखी है कि जहां नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या है। मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। सारी नदियां यहां पे, अगर आप कविता की पंक्तियों को ध्यान से सुनिए, सारी नदियां आकर कहां मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? कहीं से तो वो निकलती है, लेकिन जाकर क्या होता है? एक जगह पर वो समुद्र में जाकर अपने आप को विलीन कर देती है, उसमें समाहित कर देती है। उसी प्रकार हम मनुष्यों के शरीर का निर्माण भी क्या है? कक्षा 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा था, 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना शरीर। यानी प्रकृति के 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और अंत में क्या है? हमें भी उन्हें 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। हम मनुष्य की सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है। फिर मनुष्य क्या है? हम इस संसार में आने के बाद हमारे मन में लगता है ये हमारे अपने हैं। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हम स्वार्थी होते जाते हैं, आत्मकेंद्रित होते जाते हैं। कभी यहां अपनी इन दो पंक्तियों के माध्यम से ही समाज की सच्चाई को हमारे सामने उजागर कर देते हैं कि ये है हमारी वास्तविकता, ये है हमारी सच्चाई। 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की थी, प्रसिद्धि हासिल की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। मैंने इनको अच्छी तरह से अभी तक हम लोगों ने जान नहीं पाया है। जब बड़े बड़े आलोचक कवि नहीं जान पाए हैं तो हम तो सब पाठक वर्ग हैं। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। मैंने इन्होंने बहुत सारी रचनाओं की रचना नहीं की। इन्होंने जो भी लिखा जो समाज से जुड़ा हो, जो परिवेश से जिसका संबंध हो, हमसे संबंध हो। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी भागीदारी की थी। यह था आलोक धनवा का संक्षिप्त जीवन परिचय कि किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व रहा, किस स्थितियों में उन्होंने रचनाएं की। अब जो कविता का विषय है पतंग, जैसा कि आप विषय से ही देख रहे हो, पतंग माने आप सभी परिचित हो, आप भी इससे भली भांति परिचित हो और इसका उपयोग या प्रयोग भी आपके द्वारा किया जाता है, जिसको पतंग उड़ाना हम लोग कहते हैं। ये एक उत्सव भी मनाया जाता है पतंग उत्सव के रूप में। यानी संबंध किससे हो गया? तो बच्चों से हो गया, बालकों से हो गया, आपसे हो गया। तो ये क्या है? आलोक धनवा का एकमात्र कविता संग्रह है जिसका ये तीसरा भाग है। ये एक लंबी कविता है जिसका एक खंड यहाँ पे जो है, तीसरा हिस्सा जो है हमारे पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है।
पतंग के बहाने, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। माने बच्चों की जो भावनाएं होती है, जो मन में निस्वार्थ भावना होती है, कोई छल कपट, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होती है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का भी प्रयोग किया उन्होंने। मैंने प्रकृति के साथ बाल की चेष्टाओं या प्रयासों को उन्होंने समाहित करने का, सम्मिलित करने का प्रयास किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की भी हदें हैं जो बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। बच्चों की देखिएगा चाहते कभी कम नहीं होती, बढ़ती जाती। जब हम बड़े इंसानों की चाहते होती हैं, आज हम साइकिल पे चलते हैं तो सोचते हैं हमारे पास बाइक हो, बाइक पे चलते हैं तो सोचते हैं फोर व्हीलर पे चलते हैं तो और धीरे धीरे हमारी क्या होती, चाहते हैं हमारी जरूरतें और बढ़ती चली जाती। तो बच्चों की भावनाओं में देखिए, उनकी कोई हद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। माने शरद ऋतु का मौसम है, ठंड का आगमन हो रहा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं। माने प्रकृति बहुत ही मनोहारी होती है। जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं। यहां पे कवि ने बच्चों के माध्यम से हम बड़ों को भी एक संदेश दे दिया है कि जब हम मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं तो गिरना और संभलना ही हमारी प्रवृत्ति है। आज देखिए ना, हमारा पूरा विश्व, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व एक गंभीर समस्या से तो गुजर रहा है। तो क्या कर रहे हैं वहां पे? हम हताश हो गए, निराश हो गए, उदास हो गए? नहीं। आज भी देखिए ई लर्निंग क्लासेस के माध्यम से या ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हताशा और निराशा पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य का एकमात्र ध्येय है, एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य है। मनुष्य उस पर विजय प्राप्त करता भी है। आज नहीं तो कल हम इस बीमारी पर भी, महामारी पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। मतलब ये डर, ये जो भय है, बच्चे जब पतंग उड़ाते तो क्या उनके अंदर ये डर रहता है? रास्ते पे दौड़ जाते हैं पतंग लूटने के लिए, पतंग उड़ाने के दौरान छतों के किनारों पर चले जाते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता, कई बार गिर भी जाते हैं। क्या पतंग उड़ाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। फिर से नई जोश, नई उत्साह ठीक होने के बाद नई ऊर्जा के साथ फिर पतंग उड़ाने लगते हैं। बार बार नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अंधेरे के बाद के शरद उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? कभी यहां पे प्रश्न कर रहा है हमसे, क्या हम उन बच्चों के साथ हैं, उनकी भावनाओं के साथ हैं? क्या बोले हैं? काली अंधेरी रात, जैसे शरद ऋतु बीतता है अंधेरी रात आती है, ठीक है। तो जब वो अंधेरी रात आती है भादों का, तो क्या होता है, फिर कुछ समय के लिए चीजें बंद हो जाती हैं, लेकिन फिर बच्चे क्या करते हैं, शरद ऋतु का आगमन करते हैं। मैंने जो हम लोगों ने पढ़ा है पूर्व में भी कि हर एक अंधेरी रात के पीछे एक सुनहला सूरज छिपा होता है। माने हर हताशा, निराशा, उदासी के बाद एक उत्साह, एक नया जोश, एक नई उमंग, एक नई इच्छा, एक नई चाहत होती है, और वही हमारे जिजीविषा यानी जीने की इच्छा को बढ़ाती चलती है। हमें नई प्रेरणा, नई ऊर्जा देती है, हमारे अंदर उसका संचार करती है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अब हम कविता शुरू करते हैं। पतंग, प्रकृति का देखिए कितना मनोहारी चित्रण है और उसके साथ कैसे बच्चों के मनोभावों को जोड़ने का कवि ने प्रयास किया है। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, मैंने अंधेरी रातें बीत गई, बरसात का मौसम बीत गया, सवेरा हुआ, चारों तरफ उजाला ही उजाला, प्रकाश, रोशनी, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। देखिए कितने सुंदर बिंब, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, बिंबों का प्रयोग किया है। यानी सूरज की लालिमा जो चारों तरफ छाई है धरती पर, कवि ने किस बिंबों का प्रयोग किया? खरगोश की आंखों के साथ उसकी तुलना की है, उसकी जैसा दिखाया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, जैसे आवागमन के लिए जो पुल बने रहते क्या होता है, हम उन पुलों का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार ऋतु परिवर्तन भी होते रहता है, एक के बाद एक मौसम का आना जाना लगा रहता है। जैसे मनुष्य का क्या है, हम एक जगह कभी भी स्थिर हो सकते हैं, ठहर सकते नहीं। जैसे हमारे अंदर एक गतिशीलता होती है, मान लीजिए अगर ओवरब्रिज है, कोई भी पुल है, उस पर गाड़ियां क्या होती हैं, अगर कोई गाड़ी खराब हो गई या किसी कारण से कोई गाड़ी एक उस
पुल के ऊपर रुक गई है, क्या होता है, लंबा जाम लग जाता है, कोई आ जा नहीं पाता है। तो संसार भी क्या है, एक आवागमन का पुलिया। उसी प्रकार प्रकृति में भी नित्य परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव आता रहता है। यही प्रकृति का सत्य है और इस सत्य के साथ हम सबका संबंध है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। ये चमकीले इशारे किसे बुला रहे हैं? बच्चों को बुला रहे हैं। क्या हुआ? भादो, माने अंधेरी रात चली गई है, सवेरा हो गया, बच्चों को बुला रहा है प्रकृति भी। क्या हो, आप पतंग उड़ाओ, आओ आप फिर से अपने नए जोश ने उत्साह के साथ चारा जो आपका कोलाहल जो है, आपका जो कलरव है, पूरे वातावरण में बिखेर दो। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और क्या करते हो, पतंग को आसमान में ऊपर की तरफ उड़ाते हुए चलते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। माने दुनिया क्या है, बहुत कोमल है। फिर से प्रकृति में सभी चीजें शरद ऋतु के आने के बाद जो कुछ दिनों के लिए थम जाती हैं, फिर से चारों तरफ एक कोलाहल, एक शोरगुल, तितलियों का, चिड़ियों का, पक्षियों का, बच्चों का, सबका सुनाई देने लगता है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म लेने के साथ पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसा लगता है कि धरती भी छोटी पड़ गई बच्चों के लिए, जब वो दौड़ते हैं, जब भागते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन से पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। मन उनके अंदर कोई सुध नहीं होती है। वो यह नहीं सोचते हैं कि कहीं टकरा जाएंगे, कहीं गिर पड़ेंगे, उनके साथ कोई घटना घटित हो जाएगी। छतों को भी नरम बनाते हुए, मैंने छतों पर जहां से वो पतंग उड़ाते हैं उनको नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, चारों दिशाओं में जैसे बाजे बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं, चारों दिशाओं में उनके सुर, उनकी आवाज गूंजती रहती है। जब वे पींग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले बेग से, अक्सर मैंने डाल क्या होता है, लचीला होता है। जब हवा होता है तो क्या होता है, उसमें एक लचक देखने को मिलती है। उसी प्रकार बच्चों में भी एक लचीलापन देखने को मिलता है। अगली कक्षा में हम लोग अगले काव्यांश पर चर्चा करेंगे। जो 8-10 पंक्तियां रह गई हैं, 2 काव्यांश और रह गए हैं, उस पर हम लोग चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।